हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट करना सीखा अपने पहले मेथड स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड की मदद से। तो सर प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को इस मेथड की मदद से कैसे कैलकुलेट करना है। सर ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा, क्लियर है। और ये मेथड सीखने के बाद आपके बोर्ड पर लिखे इतने सारे क्वेश्चंस में से पहले क्वेश्चन के जीरोस को भी हमने सर इसी स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड से कैलकुलेट करा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे जितनी बातें कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। चैप्टर के शुरुआत से मैं कह रहा हूं और जब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया तब भी कहा था और कई बार कहा था कि यह बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में काम करेगी। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल इस पॉइंट से ऑटो सेव कर लो। क्या चीज सर? कि पॉलिनोमियल का आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी सवाल दिखा, सवाल मत पढ़ो, देखो पहले पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद यह देखो क्या वो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। जैसे ही दिखा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, अब सवाल पढ़ो क्या क्या रहा है। यानी कि मैंने आपको सिखाया था कि आपके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर आसान हो जाएगा अगर आप अपने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की आदत डाल लोगे। यानी कि सवाल क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या है, अभी फर्क नहीं पड़ता, जहां पॉलिनोमियल पे नजर गई तुरंत उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब सवाल देखेंगे क्या है। यह आदत बिल्कुल आपको बना लेनी है, बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि यह आदत आपके पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर को आसान बना देगी आपके लिए। क्लियर है? अब अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने पहला सवाल सॉल्व किया तो क्लियरली यहां पे आपको दिख रहा है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल है सर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो मैंने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाया और उसके बाद उस स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले। यही किया था। तो ये जो आदत है बिल्कुल अब से आपको दिमाग में सेव करके रखनी है कि हमेशा जहां कोई पॉलिनोमियल दिखे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या नहीं, जैसे ही दिखेगा स्टैंडर्ड नहीं है स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे, तब आगे बात करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? अब यहां पे मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। कुल मिलाकर सर हमने जो अपना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड देखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड काम कैसे करता है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको सिखाया था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना कितना इजी है। मैंने आपको सिखाया था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना कितना इजी है सर। और ये स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड एक्चुअली काम कैसे करता है सर? तो ये स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। और जैसे ही ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसके बाद हमारे लिए जीरो निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है सर, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल्स में बदल चुका है। और हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना कितना ज्यादा आसान है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। यानी कि मेरे पास दुनिया का किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, हो सकता है मेरे पास एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है मेरे पास फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, हो सकता है मेरे पास फिफ्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने भी बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अगर सामने वाला मेरे उस बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल को छोटे छोटे लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज कर देता है तो मेरे लिए जीरोस निकालना बहुत आसान हो जाता है सर। यह हमने उस प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो हमने यह देखा था सर कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड एक्चुअली में मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, जहां पे वो लीनियर पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स होते हैं सर। क्लियर है? यानी कुल मिला के बात की जाए तो चूंकि अब वो लीनियर पॉलिनोमियल में बदल जाता है तो जीरोस निकालना आसान हो जाता है। क्लियर है? अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। अब अपना पूरा फोकस सवाल नंबर 2 पे आ गया वापस। तो सवाल नंबर 1 डिस्कस कर लिया, अब सवाल नंबर 2 में क्या खास है सर? तो सवाल नंबर 2 में मुझे सर दिख रहा है x² - 2। अब जैसे ही मैंने x² - 2 को देखा मेरे दिमाग में पहली चीज आई, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हां सर, पॉलिनोमियल होने की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा सवाल मेरे दिमाग में आया, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो सर दिख रहा है सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यह भी दिख रहा है सर। अब जैसे ही मैंने ये देखा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो तुरंत मैंने सोचा कि अच्छा
स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट करता है, यह मुझे पता है सर। अब देखो यहां पे क्या इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व कर रहे हो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब ध्यान से मेरी बात यहां पे सुनना सर, हमने अपने हर टाइप के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था, हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे मैं लिख लूं सर, तो वो क्या आ रहा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही आ रहा था सर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जरा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके बताओ कि a b और c क्या आ रहा है। तो आप कहोगे सर अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहां से मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट कितना है सर, 1 है, यानी कि कंपेयर मैं कर रहा हूं तो सर a की वैल्यू 1 है। फिर मुझे यहां पे दिख रहा है सर कांस्टेंट टर्म -2 है, या फिर x की पावर 0 वाले टर्म का कोफिशिएंट -2 है, तो यहां से तुरंत मैं कह सकता हूं सर c की वैल्यू -2 है। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहां पे, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इंटरेस्टिंग यह है सर कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक x की पावर 1 वाला भी टर्म होता है, लेकिन मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 1 वाला टर्म बिल्कुल नदारद है, बिल्कुल गायब है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही मैंने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखा तो मैंने क्या पाया कि x की पावर 1 वाला टर्म इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से नदारद है। तो याद करो यह चीज भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जितने भी टर्म्स हैं उनमें से कोई टर्म मेरे ओरिजिनल पॉलिनोमियल में गायब होता है तो उसके कोफिशिएंट के बारे में हम क्या बात करते हैं। तो क्लियरली यहां पे मुझे दिख रहा है कि x की पावर 1 वाला टर्म यहां गायब है, तो इसके कोफिशिएंट के बारे में क्या कह सकता हूं मैं, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं सर कि जरूर b की वैल्यू 0 रही होगी, और ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। क्लियर है? तो सर यहां से मैं कह सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 है सर। यही कह सकता हूं ना कि इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो सर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 है सर। क्लियर है? तो याद रखना आज से हमेशा क्या कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 1 वाला टर्म गायब है, या फिर मैं कह लूं आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका अगर b 0 है, तो उसके जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड की आवश्यकता नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसमें तुम यह ऑब्जर्व कर रहे हो कि x की पावर 1 वाला पूरा का पूरा टर्म गायब है, या फिर मैं ऐसा कह लूं कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसमें तुम यह ऑब्जर्व करते हो कि उसका b 0 है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सर कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए सर मुझे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड के भी ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकता हूं? अब ये इंटरेस्टिंग बात। अब देखो मेरे पास है x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको मुझे सॉल्व करना है, और सर ने अभी कहा कि बिना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड के मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज कर सकता हूं। सर अब देखो कैसे चेंज होगा, तो सर x स्क्वायर माइनस 2, अब तुरंत मेरे दिमाग में आया सर एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर? तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इस अलजेब्रिक फॉर्मूले की क्या खासियत होती है सर? तो इस अलजेब्रिक फॉर्मूले की खासियत यह होती है सर कि इसका रिजल्ट होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यह एक ऐसा स्पेशल फॉर्मूला है मेरे अलजेब्रे में जो मेरे पास अवेलेबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप चीज को लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर देता है सर। यही इस फॉर्मूले की खासियत है। तो अगर कहीं पे भी मुझे यह फॉर्मूला लगता हुआ दिखे तो मुझे लगाने में हिचकिचाना नहीं है सर। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो कि यह फॉर्मूला मुझे यहां लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे एक्स पे तो स्क्वायर दिख रहा है लेकिन बगल में तो सर 2 है। अब उसको मैं कैसे स्क्वायर के फॉर्म में सेट करूंगा? तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक और कंसेप्ट सिखाया है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। यानी कि अगर मेरे पास इस टाइप की कोई चीज है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से लड़ झगड़ के एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और मेरे पास जो अंदर वाली चीज होती है वही एज अ रिजल्ट बाहर हो जाती है। यह हमेशा याद रखना कि कहीं पे एक साथ आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर दिख जाए तो तुरंत समझ जाना एक दूसरे को नष्ट कर देंगे वो। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ना मैं सवाल को थोड़ा सोचने की कोशिश करता हूं। तो सर इसको मैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कुल मिला के एक्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर।
अब देखो माइनस का माइनस रहने दिया। अब देखो इस 2 को मैं चाहूं तो क्या √2 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता? क्या मैं इस 2 को √2 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं सर, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लड़ झगड़ के एक दूसरे को खत्म कर देंगे और वापिस से मेरे पास 2 ही आ जाएगा। अब ये लिखने से नुकसान तो नहीं हुआ सर, लेकिन फायदा जरूर हुआ कि ये फॉर्म मेरे पास आ गया, a² - b² का फॉर्म। तो तुरंत इसकी मदद से मैं a + b × a - b में कन्वर्ट कर लूंगा। तो जैसे ही इसको इस फॉर्मेट के बेसिस पे मैं चेंज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सर x + √2 × x - √2। तो क्या हुआ, यहां से वही चीज हो गई जो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स करता है, यानी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली में लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब जैसे इस स्टेज पे हम पहुंच गए बिना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स के सहारे के, तो अब आसानी से मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बता सकता हूं। तो यहां से बड़ी आसानी से मैं कह दूंगा सर कि x + √2 = 0, यानी कि x = -√2, और इस तरफ से कह सकता हूं सर x - √2 = 0, यानी कि x = +√2 सर, ये कह सकता हूं। तो यहां से मैं अब ये कह सकता हूं सर कि मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 2, इसके 2 जीरोस निकल कर आ रहे हैं। एक जीरो है +√2, एक जीरो है -√2, और ये जो दोनों के दोनों जीरोस निकल कर आए हैं, ये सर मेरी उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये दोनों के दोनों मेरे रियल नंबर से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इरैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो यहां पे एक स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी मुझे जीरोस निकालने की जरूरत है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ये ऑब्जर्व कर लें कि उसके अंदर x⁻1 वाला टर्म गायब है, या फिर कह लो कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं ये ऑब्जर्व कर लूं कि उसका b 0 है, तो तुरंत मेरे दिमाग में हिट करेगा कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए मुझे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना उसके सहारे के भी जीरोस निकाल सकता हूं। नोट डाउन करो, जितनी बातें समझाई उसको अपने लैंग्वेज में लिखो। क्लियर है? अब आगे देखो। अब ये एग्जांपल समझ गए हो, अब एक और दूसरी चीज सीखते हैं यहां पे। अब देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है √3x² - 8x + 4√3। क्लियर है? अगेन मुझे क्या करना है, इसके जीरोस कैलकुलेट करने। अब क्लियरली दिख रहा है सर क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है सर, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कितने डिग्री का है सर? तो 2nd डिग्री का है, यानी कि ये एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर। अब देखो जब स्क्वायर रूट वाले टर्म्स आने लगते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यानी कि जैसे ही स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके अंदर स्क्वायर रूट के टर्म्स उनको दिख जाते हैं ना, तो वो घबरा जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन लिया है कि आपको स्क्वायर रूट वाले कोएफिशिएंट्स को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है ना वो अप्लाई करोगे, बिल्कुल आसानी से सवाल बनेगा। अब यहां पे देखो सवाल कैसे बनेगा। आपको क्या करना है, अगेन सर दिख रहा है मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने अभी नया स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड सीखा है। तो क्या यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा सकता हूं सर? तो बिल्कुल लगा सकता हूं। अब यहां पे मैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाने का सोचूं तो देखो कैसे सवाल को सोचूंगा और सॉल्व करूंगा। अब मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड में बहुत अच्छे से बताया था कि आपको x² वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को, या फिर x² वाले टर्म का कोफिशिएंट और x⁻0 वाले टर्म का कोफिशिएंट आपस में क्या करना पड़ता है सर? मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है क्या आ रहा है। तो अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियरली दिख रहा है सर x² का कोफिशिएंट है +√3 और सर मेरे x⁻0 का कोफिशिएंट है 4√3, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4√3 × √3 हो जाएगा मेरे पास, यानी कि ये कुल मिला के 4 × √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जस्ट अभी आपको सिखाया है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 3 यानी कि 12, यानी कि सर इन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट मेरे पास कितना आया? 12। अब मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स में क्या सिखाया था कि ये जो 12 आया है इसको अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखकर पहले देखो। तो सर 12 को अपने फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में कई तरीके से लिख सकते हैं। इस 12 को मैं 4 × 3 भी बोल सकता हूं, 6 × 2 भी बोल सकता हूं, 12 × 1 भी बोल सकता हूं सर। लेकिन हम इनमें से कौन से फैक्टर्स के ग्रुप को उठाते हैं? तो सर हम इनमें से फैक्टर्स के वो पेयर को उठाते हैं जिस पेयर में मैं ये देखूं कि इन फैक्टर्स को अगर मैं प्लस या माइनस साइन के कॉम्बिनेशन से
कंबाइन करने की कोशिश करूं तो मेरे पास x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट निकल कर आ जाए। तो अब मुझे यह देखना है कि इनमें से किस फैक्टर के पेयर को उठाऊं जिसको प्लस या माइनस साइन से कंबाइन करूं तो मेरे पास -8 आ जाए सर। क्लियर है? तो क्लियरली दिख रहा है सर 4 और 7 से तो कभी नहीं होगा, 12 और 1 से कभी नहीं होगा सर, 6 और 2 से -8 जरूर आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं -6 में -2 को जोड़ूंगा तो सर मेरे पास रिजल्ट -8 आ जाएगा। और मैंने आपको कहा था जैसे ही आपको यह पता लग जाए अब आगे क्या करना है, दोनों में चुपचाप x लगा देना है, कहानी खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया था, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए पॉलिनोमियल के के पहले टर्म को लिखो और आखिरी टर्म को लिखो। तो पहला टर्म है सर √3 इंटू एक्स स्क्वायर, आखिरी टर्म है सर 4√3, लिख लिया सर। उसके बाद क्या करना है आपको, बीच में बस ये वाली चीज चिप देनी है, बीच में बस ये वाली चीज चिपका देनी है। तो यहां पे ये वाली चीज बीच में डाल दूं सर, तो मेरे पास आ जाएगा -6x -2x, कर दिया सर। अब आगे मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप इस वाले टर्म की पेयरिंग इसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, प्योरली आपकी मर्जी, आप जिसके साथ करना चाहो करो। बस अगर इसकी पेयरिंग इसके साथ कर दोगे तो बचे हुए ये दोनों टर्म्स पेयर बना लेंगे, अगर इसकी पेयरिंग इसके साथ कर दोगे तो बचे हुए ये दोनों टर्म्स पेयर बना लेंगे। क्लियर हो गया? तो सर आगे प्रोसीड करते हैं। मान लो मैं इसकी पेयरिंग इसके साथ करने की कोशिश करता हूं। अब मेरी बात यहां ध्यान से देखना और समझना, इन दोनों में आपको क्या क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे तो सर सबसे पहले एक x कॉमन होता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? अब देखो सिर्फ x नहीं ना, और भी एक चीज मुझे कॉमन होती हुई दिख रही है। मैं अगर चाहूं तो इनमें से √3 को भी कॉमन निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि 6 के अंदर ही √3 छिपा है। अब कहोगे सर 6 के अंदर √3 कहां है? तो ये 6 को मैं 2 इंटू 3 बोल सकता हूं, और ये जो 3 है ये एक्चुअली में √3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है सर। यानी कि इस 6 के अंदर √3 छिपा है सर, ये मुझे दिख गया। क्लियर हो गया? अब जैसे ही मुझे ये दिखा तो ये समझ में आ गया कि √3 तो कॉमन हो जाएगा भैया। तो √3 भी कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया, यहां पे मेरे पास एक x बचा, यहां से माइनस साइन नीचे उतरा। अब देखो यहां से क्या बचा, तो आपने ये 6 को इस तरीके से लिख लिया, इसमें से आपने एक √3 बाहर निकाल लिया, तो आपके पास क्या बचा है सर? आपके पास एक 2 और एक √3 बचा है, यानी आपके पास कुल मिला के सर 2√3 बचा है। क्लियर? इसी तरीके से सर बचे हुए टर्म्स की पेयरिंग करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि मुझे कोई ना कोई फैक्टर आगे कॉमन होता हुआ दिख जाए। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि यहां से इन दोनों टर्म्स में एक तो 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं यहां पे माइनस साइन भी कॉमन ले लूंगा ना सर, तो फायदा यह होगा कि मेरे पास एग्जैक्टली इसी टाइप का टर्म यहां आने लगेगा। या इसी चीज को मैं डायरेक्टली कहूं तो मैं इस तरीके से कॉमन लेता हूं कि मेरे पास यहां से एग्जैक्टली सेम टर्म यहां दिखने लगे सर। यही मेरा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड में आगे बढ़ने का तरीका होता है। तो क्लियरली दिख रहा है सर यहां से -2 कॉमन, यानी यहां से मैं x -2√3 लिख सकता हूं। क्यों? क्लियरली दिख रहा है, यहां से आपने 2 कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा x। तो अगर आपने अब यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लिया है तो यहां पे माइनस बचेगा, आप चाहो तो चेक कर लो, माइनस माइनस देखो प्लस आ गया। अब आगे आपने इस पूरी चीज से 2 को बाहर निकाल लिया है, तो 4√3 में से 2 को बाहर निकालोगे तो आपके पास 2√3 बचेगा। ये क्लियर हो गया? यानी इस चीज को अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं सर तो ऐसा लिख सकता हूं, x -2√3 दोनों में कॉमन है, तो x -2√3 मैंने कॉमन ले लिया, और यहां से मुझे दिख रहा है सर कि यहां से मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये बचा है √3 इंटू एक्स बचा है, माइनस यहां से सर मेरे पास 2 बचा है। तो इससे क्या हुआ सर, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड की मदद से मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो अब लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, जिसके बाद जीरोस निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो पहले इतना नोट डाउन करो। तो अब मैं कह सकता हूं सर कुल मिला के मुझे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट करना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? तो कुछ नहीं करना, बहुत ही यहां पे सिंपल सा फंडा है, बहुत ही यहां पे सिंपल सा फंडा है। यहां पे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो x -2√3 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा 2√3, और इस वाले फैक्टर को सॉल्व करूं सर तो √3 इंटू एक्स -2 बराबर 0, यानी यहां से निकल कर आ जाएगा x बराबर 2 डिवाइडेड बाई √3। तो सर मेरे x की 2 वैल्यूज आई हैं, और ये दोनों की दोनों वैल्यूज रियल वैल्यूज है सर, क्योंकि दोनों के दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, और इरैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं सर। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकल कर आए हैं सर, और ये दोनों जीरोस मेरे सामने हैं। इसको नोट डाउन करो पहले। क्लियर है? वहां पे क्या सवाल था आखिरी में?
एक्स स्क्वायर माइनस शायद यहां पे 2x था प्लस 2x माइनस 5, शायद यही सवाल था। इसको नोट कर लो पहले, तब तक नोट कर लिया। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनो। अब यहां पे नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे, तब तक अपना ये वाला सवाल लिख लेता हूं मैं जो यहां पे लिखा था और गलती से रब हो गया। -5 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपका -5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, लिख लिया, इसको नोट डाउन कर लिया सभी ने। अब आ जाओ आगे। तो सर हमने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, हमने सर अभी तक बहुत ही ज्यादा सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब यहां पे अगला एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट साथ में सीखते जा रहे हैं सर। तो हमने ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब देखो चौथा नंबर सवाल देखते हैं। तो सर चौथे नंबर सवाल में अगेन मुझे क्या दिख रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 10x दिख रहा है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगेन सर क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है सर। आगे सर पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री का है सर? तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मुझे इनके जीरोस चाहिए तो इनके जीरोस सर मैं निकाल सकता हूं। इसके लिए मैंने एक मेथड पढ़ा है, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड। लेकिन फिर से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ना मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी। अब क्या इंटरेस्टिंग चीज दिखा सर? तो मैंने देखा फिर से ये मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है थोड़ा छोटा छोटा सा रगला है। यानी कि अगर मैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली इस एग्जांपल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूं तो देखो मैं क्या देख पा रहा हूं। मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको कंपेयर करके अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ए बी और सी की क्या वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो तुरंत आपका जवाब आएगा सर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +5 है, यानी ए की वैल्यू +5 है। उसके बाद सर अगर मैं आपसे पूछूं कि x पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है सर, तो आप कहोगे सर x की पावर 1 का कोफिशिएंट 10 है, यानी कि सर b की वैल्यू +10 है। और यही पे आपसे मैं पूछूं c की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे सर? आपने जो एग्जांपल लिया है उसमें आपको यह दिख रहा है सर कि कांस्टेंट टर्म गायब है। क्या दिख रहा है सर? आपने जो एग्जांपल लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो मैं ये देख रहा हूं कांस्टेंट टर्म गायब है, या फिर मैं कह लूं x की पावर 0 वाला टर्म गायब है। अब फिर से वही कहानी हो गई, उसी टाइप की कहानी हो गई थी जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में हुई थी। बिल्कुल उसी टाइप की कहानी बन रही है। वो वाली क्वेश्चन नंबर 2 की जो कहानी बनी थी वहां पे आपका x की पावर 1 वाला टर्म गायब था, यहां पे कांस्टेंट टर्म गायब हो जा रहा है। क्लियर है? अब जैसे ही कांस्टेंट टर्म गायब हो जा रहा है तो मुझे अपने कंसेप्ट से पता है सर कि जो टर्म नहीं होता एक्चुअली में इसी बात को मैं कैसे कह सकता हूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं सर कि उसका कोफिशिएंट 0 है। तो क्लियरली देख रहा हूं x की पावर 0 वाला टर्म गायब है, तो मैं कह सकता हूं x की पावर 0 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 मान लो। यानी कि यहां पे मुझे दिख रहा है x की पावर 0 वाले टर्म का क्या कोफिशिएंट है सर? c है। इस c को मैं 0 बोल सकता हूं। तो फिर से मेरी बात ध्यान में रखना, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, या फिर मैं आपको कह लूं आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके आपको जीरोस कैलकुलेट करने हैं, और उसमें आप ये ऑब्जर्व करो कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके आपको जीरोस कैलकुलेट करने हैं उसमें x की पावर 0 वाला टर्म नहीं है, यानी कि उसका c 0 है, तो उसके भी जीरोस को निकालने के लिए आपको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बिना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स के इस चीज को लीनियर पॉलिनोमियल्स में चेंज कर लोगे। अब कैसे सर? देखो आराम से। फिर से अगेन वही कहानी सर, मुझे एक्चुअली में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, यानी कि इनडायरेक्टली मुझे करना क्या है? यानी कि सर इनडायरेक्टली मुझे x की वो रियल वैल्यू चाहिए जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। यही मतलब होता है सर, कुल मिला के ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। क्लियर है? यानी कि आपके पास ये इक्वेशन है, यहां से आपको x बताना है। अब देखो क्लियर कट यहां पे दिख रहा है, एकदम आराम से मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे दोनों में x कॉमन होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली चीज, बड़े आराम से, दोनों में x कॉमन होता हुआ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है सर? तो और मुझे दोनों में सर 5 भी कॉमन होता हुआ दिख रहा है। 5 भी कॉमन निकाल लिया, यानी एक ही स्टेप में कॉमन होता हुआ दिखा, मैंने कॉमन निकाला। अब जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो देखो मेरे पास क्या बचा, यहां से आपने 5 और x कॉमन निकाल लिया तो यहां से x बचा, प्लस का प्लस साइन। अब यहां से आपने x निकाल लिया और एक 5 निकाल लिया तो यहां आपके पास 2 बचा। अब देखो क्या हुआ, आपके पास आ रहा है 5x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहां पे अगर मैं चाहूं
तो इस 5 को इस तरफ भेज सकता हूं क्योंकि ये 5 इससे मल्टीप्लाइड में है, तो इस 5 को मैं इस तरफ भेजूंगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि अपने इक्वेशन में अगर कोई मल्टीप्लाई वाली चीज दूसरे तरफ जाती है तो वो डिवाइड में आ जाती है। यानी इस चीज को अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊं तो सर x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0/5 लिख सकता हूं। और 0/5 होता कितना है सर? 0, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो मेरा रिजल्ट 0 ही आएगा। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। यानी अल्टीमेटली मेरे पास ये आ रहा है और इसको देख के तुरंत मुझे दिमाग में ब्लिंक किया, क्या सर? कि मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज हो गया। देखो, एक लीनियर पॉलिनोमियल दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि बिना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाए मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो बड़ी आसानी से मैं जीरोस बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा सर? यहां से मैं लिख सकता हूं x बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर -2। और मैं क्या देख रहा हूं, ये जो x की वैल्यूज आई है ये दोनों की दोनों रियल वैल्यूज है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोर्ड पे लिखा है इसके 2 जीरोस हैं, एक जीरो है 0 और दूसरा जीरो है -2। ये क्लियर हुआ? तो यहां पे फंडा क्या सीखा एक्चुअली? तो फंडा ये सीखा कि सर मेरे पास अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका c गायब है, जिसका कांस्टेंट टर्म गायब है, तो उसके जीरोस निकालने के लिए मुझे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेप में x कॉमन हो जाता है। क्योंकि एक ही स्टेप में x कॉमन हो जाता है और जैसे ही आपने x कॉमन ले लिया तो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज हो गया। यही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की कि एक ही स्टेप में सर मेरा x कॉमन हो जाता है, यानी कि आराम से अब वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, जिसके बाद मैं फटाक से 0 निकाल लूंगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो। कर लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 1। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही कोई पॉलिनोमियल दिखता है बोर्ड पे तो सवाल में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, और जैसे ही मुझे ये दिखता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब अभी तक जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के वेज देखे हैं उसमें हमने 2 चीज ऑब्जर्व करी सर। क्या सर? या तो अपने टर्म्स को मैं रीअरेंज कर देता हूं तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाता है, या फिर मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाता है। अब यहां पे सर टर्म्स के रीअरेंजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में थी। यहां पे टर्म्स को रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है सर, टर्म्स बिल्कुल रीअरेंज्ड है, लेकिन यहां पे सर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। जैसे ही यहां पे सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तुरंत ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा सर। क्लियरली दिख रहा है कि मेरे पास 1 और 2 कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करके एक कांस्टेंट टर्म में बदल सकते हैं। कैसे सर? तो यहां पे जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं 4x स्क्वायर माइनस 4x और यहां से -3 प्लस 1 यानी कि -2 में चेंज कर सकता हूं। अब जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया है ये क्लियरली दिख रहा है सर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है इसके जीरोस मुझे कैलकुलेट करने हैं। किसकी मदद से? स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स अप्लाई करेंगे यहां पे। अब देखो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस सवाल को लेने के पीछे एक और मेरा रीजन है। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स अगर आप यहां पे लगाते तो आप क्या करते? आप सीधे देखते कि अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहा +4 और मेरा कांस्टेंट टर्म रहा -2, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे ही सोचते। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, ये हम अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ना एक स्पेशल चीज मुझे दिखी जो मेरे बहुत काम की है। अब वो क्या स्पेशल दिखा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे क्लियर कट दिख रहा है सर, आगे बढ़ने से पहले ही मुझे दिख रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ना मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं, शुरुआत से ही कुछ कॉमन निकाल सकता हूं। क्योंकि अगर मैं वो चीज कॉमन निकाल लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शुरुआत में ही देखने पे मुझे पता लग रहा है कि मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वो चीज कॉमन निकाल लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो जाने वाली है। कैसे सर? तो क्लियर कट दिख रहा है सर कि यहां पे मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, यानी कि कुल मिला के मुझे x की वैल्यू निकालनी है इसके लिए। और इसमें सर मुझे 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है तीनों टर्म में। तो अगर मैं यहां से 2 को कॉमन निकाल लूंगा तो यहां से मेरे पास बचेगा 2x स्क्वायर,
यहां पे मेरे पास बचेगा -2x, यहां पे मेरे पास बचेगा -1 बराबर 0। अब ये करने से फायदा क्या हुआ? फायदा अब ये हुआ है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास दो चीजें मल्टीप्लाइड में है और उस तरफ 0 है, तो इनमें से एक चीज को अगर मैं उस तरफ भेज दूंगा सर, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी यहां से इस वाले 2 को जो मैंने बाहर निकाला उस तरफ भेज दूंगा सर, तो मेरे पास इस तरफ 2x स्क्वायर -2x -1 बचेगा और उस तरफ सर 0/2 बन जाएगा, और 0/2 अल्टीमेटली सर 0 ही होता है। क्लियर? तो ये करने से आखिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि सर अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे जो नंबर्स है ना, वो इनके मुकाबले, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे पास जो नंबर्स है ना, वो इनके मुकाबले ज्यादा सिंपल है सर, ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये नंबर्स बड़े बड़े हैं, 4 4 2, लेकिन यहां 2 2 1 है। तो क्या हुआ सर, जैसे ही मुझे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में शुरुआत से ही नंबर्स कॉमन होते हुए दिख जाते हैं ना, तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, वो नंबर कॉमन निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वो नंबर कॉमन निकाल लोगे तो अब आपके पास जो नंबर्स बचेंगे वो काफी सिंपल होंगे और उनमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बात याद रखना। क्लियर है? यानी कि अब इसमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना ज्यादा आसान है। किसके कंपैरिजन में सर? इसके कंपैरिजन में। यानी अब इसमें हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा के जब सॉल्व करें तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? +2 है। आप देखो कांस्टेंट टर्म क्या है सर? -1 है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा सर? मेरे पास आ जाएगा 2 × -1 यानी कि -2। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगले स्टेप पे जाने के लिए अपने प्रोडक्ट में क्या साइन आ रहा है उसको भूल जाओ, बस नंबर को देखो। नंबर कितना है? 2। अब ये जो नंबर है इसको अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट में चेंज करो पहले। तो मुझे दिख रहा है सर 2 एक प्राइम नंबर है, तो जब मैं इसको अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट में चेंज करूंगा तो बस एक ही केस बनेगा सर, 2 × 1 का केस। अब सवाल ये उठता है, क्या मैं 2 और 1 में प्लस और माइनस साइन की मदद से -2 ला सकता हूं? क्या मैं अपने 2 और 1 में प्लस और माइनस साइन की मदद से -2 ला सकता हूं? तो आपका जवाब होगा सर कभी नहीं ला सकता हूं। क्या जवाब होगा सर? कभी नहीं ला सकता हूं। तो क्या दिखा? स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स फेल हो गया। क्या समझ में आया? यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स फेल हो गया। अब मेरी वो स्टेटमेंट याद करो प्रीवियस वीडियो वाली, मैंने आपको क्या शुरुआत में बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स एक सवाल में लगेगा या नहीं लगेगा, इसके 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ सवाल में तो मुझे अपने वो नंबर्स मिल जाते हैं जिससे चीजें सेट हो जाती हैं, लेकिन कई बार नहीं मिल पाते, और जैसे ही नहीं मिल पाते तो तुरंत मैं कह देता हूं कि मेरा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड काम नहीं किया, मेरा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड फेल हो गया। तो अब इस टाइप का जो भी सवाल बनता है ना, उसमें क्या आपको दिख रहा है सर? स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड फेल हो गया। तो यहां पे ये सवाल लेने के पीछे क्या मेरा तात्पर्य था? तो यहां से आपने दो चीजें एक साथ सीखी। पहली चीज तो आपने ये सीखी कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और उसमें आपको डायरेक्टली ये ऑब्जर्व हो रहा है कि आगे बढ़ने से पहले ही मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, अपने उस नंबर को मैं कॉमन निकालूंगा। क्योंकि नंबर को कॉमन निकालने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास जो कोएफिशिएंट्स बचेंगे वो कोएफिशिएंट्स ज्यादा सिंपलर नंबर्स होंगे, जिनमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना ज्यादा इजी हो जाएगा। पहले तो ये चीज सीखी। क्लियर? फिर दूसरी एक और चीज सीखी सर, कि सर ने वो जो बात बताई थी ना कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स हर जगह काम नहीं करता, वो मुझे यहां पे दिखा। क्योंकि इस पर्टिकुलर सवाल में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा प्रोडक्ट आ रहा है 2 को जब फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक किया तो आ रहा है 2 × 1, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। और मैं 2 और 1 दोनों में प्लस और माइनस साइन का दुनिया का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लूं, रिजल्ट में कभी भी -2 तो नहीं आ सकता है सर। तो क्या समझ में आया? स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स एक पॉइंट पे आके अटक गया, यानी कि यह सवाल कुछ भी करके स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से नहीं बन सकता, इसको श्रीधाचार्य रूल से ही बनाना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही बनाना पड़ेगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। समझ में आया फंडा? तो यहां पे एक साथ दो चीजें सीखी और ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब देखो, इस एग्जाम्पल के थ्रू बस मैंने आपको यह समझाया कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की 100% इफिशिएंसी नहीं होती, 50% की इफिशिएंसी होती है। कहीं काम करेगा, कहीं काम नहीं करेगा। इसी वजह से जब हम श्रीधाचार्य रूल सीख लेते हैं ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स को अप्लाई करने से बचते हैं, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरा
एक मेथड है, वो मेथड 100% सक्सेस रेट नहीं देता, तो बेमतलब का उस मेथड को क्यों इस्तेमाल करें? अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, यानी अनटिल एंड अनलेस मुझे सवाल कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से ही बनाओ, तब तक मैं क्यों अपने पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से बनाने की कोशिश करूं? तो यहां पे वही चीज हमने ऑब्जर्व करी कि सर इस सवाल में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स काम नहीं किया, तो कहां काम नहीं करेगा, कहां काम करेगा, यह पहचानना यहां आपने नहीं सीखा। यहां पे बस आपने यही सीखा कि कहीं काम कर सकता है सर, कहीं काम नहीं भी कर सकता है। और अगर लिटरली कहूं तो सवाल को सीधे देख के तुम नहीं पहचान सकते कि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स काम करेगा कि नहीं काम करेगा। वो जब आप स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाते हुए एक पॉइंट पे आओगे ना, तभी आपको पता लगेगा कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसका कि एक बार में समझ में आ जाए सवाल को देखकर कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यह बात भी याद रखना कि सवाल को देख के नहीं पहचान सकते कि उसमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगेगा कि नहीं लगेगा। यह एक तरीके का हिट एंड ट्रायल है कि आपको लगा के देखना है, लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो नसीब खराब है तुम्हारा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स धीरे धीरे करके हम सीखते जा रहे हैं इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू, और हर एग्जांपल अपने आप में एक नई वैरायटी लेकर आ रहा है। तो जो भी चीजें बता रहा हूं ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको कॉपी पे प्रॉपर नोट्स में मेंशन करना। अब ये सवाल तो सर स्प्लिटिंग से नहीं बना, और चूंकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधाचार्यस रूल नहीं सीखा है, तब तक हम इसको उस तरीके से बना भी नहीं सकते। नेक्स्ट लेक्चर में जब सीखेंगे तब उस मेथड से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या कहोगे यहां पे सर कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड से तो सर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो नहीं निकलेंगे। क्लियर? इसमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स तो काम नहीं करेगा सर, गारंटेड। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल है मेरा यहां पे -6 + 2x² - 8x। अब इसको देख के क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं अरेंज्ड है, क्योंकि टर्म्स इधर उधर है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। कैसे? इस तरीके से करेंगे कि सारे टर्म्स अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में हो। तो क्लियरली दिख रहा है सर, अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो 2x² को पहले लिखूंगा, उसके बाद -x और फाइनली -6। अब जाके सर मेरे पास जो पॉलिनोमियल आया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है। अब जाके मैं आगे जो भी सवाल कह रहा है उस पर बात करूंगा। अब हम यहां पे इस लेक्चर में देख के आ रहे हैं, तो अपने पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यही कर रहे हैं सर। तो अगेन मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया है, क्लियर है? अब क्लियरली दिख रहा है सर ये एक पॉलिनोमियल है जो कि सेकंड डिग्री का है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हो सकता है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से मैं इसके जीरोस को कैलकुलेट कर लूं। तो अगर उसकी ओर आगे बढ़ूं तो यहां पे क्लियर कट मुझे दिख रहा है सर कि x² वाले टर्म का कोफिशिएंट है 2। क्या है सर? x² वाले टर्म का कोफिशिएंट है 2, कांस्टेंट टर्म है -6। दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, दोनों का यहां पे प्रोडक्ट करूंगा सर, तो 2 × -6 -12 हो जाएगा। अब आगे मैंने आपको क्या कहा था, माइनस साइन को भूल जाओ, माइनस साइन को भूल गए। अब 12 है मेरे पास नंबर। अगर मैं अपने नंबर 12 को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे कैसे लिख सकता हूं सर? तो अपने नंबर 12 को मैं 6 × 2 भी लिख सकता हूं, 4 × 3 भी लिख सकता हूं, 12 × 1 भी लिख सकता हूं सर। इतनी पॉसिबिलिटी तो बन रही है। क्लियर है? अब सवाल यह उठता है कौन से फैक्टर का पेयर उठाऊं जिसको अगर मैं प्लस और माइनस साइन के साथ रीअरेंज करूं तो मेरे पास x की पावर 1 का कोफिशिएंट आ जाए। अब देखो x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, तो क्लियरली दिख रहा है सर -x है मेरा टर्म, यानी कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट मेरे पास सर -1 है। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके से लिखा होता है तो मुझे पता है कि 1 उसमें हिडन होता है सर, यानी कि मुझे अपने उस पेयर के कॉम्बिनेशन को चुनना है जिसको प्लस और माइनस साइन के साथ रीअरेंज करूं तो मेरे पास -1 निकलकर आ जाए। क्लियर? अब क्लियरली दिख रहा है सर 6 और 2 में मैं प्लस और माइनस साइन का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो -1 तो कभी नहीं आएगा। सर मैं 12 और 1 में प्लस और माइनस साइन का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो -1 नहीं आएगा। लेकिन सर 4 और 3 में अगर मैं प्लस और माइनस साइन का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मेरे पास -1 आ जाएगा। कैसे सर? अगर मैं -4 में +3 कर दूं, अगर मैं -4 में +3 कर दूं तो क्या मेरे पास -1 नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा, दिख गया यहां पे। यानी कि मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए उसके बाद उसमें x लगा लेना है, यानी कि -4x + 3x कर लिया।
अब अगले स्टेप में क्या कहते हैं सर, तो जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, लिख लिया। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, लिख लिया सर। और बीच वाली जो जगह होती है उसमें बस इस चीज को उठा के रख देते हैं सर। तो ये वाली चीज यहां पे उठा के डायरेक्टली रख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा -4x + 3x। अब यहां पे मेरी बात याद रखना, जब मैं आपको यह कहता हूं कि आप पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म एज इट इज लिख लो, तो याद रखना जब आप पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म एज इट इज लिखते हो तो साइन को मत भूल जाना। अब गलती से कोई स्टूडेंट ये मत करना कि अच्छा सर ने कहा था पहला आखिरी टर्म लिख लो, तो आंख बन करके यहां 2x² उतार दिया और यहां आंख बन करके 6 उतार दिया। भाई साइन के साथ उतारना, अपना पहला और आखिरी टर्म उतार रहे हो तो साइन का थोड़ा ध्यान रखना, साइन के साथ उतारना। तो साइन -6 अटैच्ड है तो -6 पूरे का पूरा उतारा मैंने। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, क्लियर। अब जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है सर, उससे मुझे पता है कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बना सकता हूं, इसके साथ भी बना सकता हूं, अपनी मर्जी के हिसाब से। तो किसी एक के साथ बना देता हूं सर, बचे हुए दो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो मान लो इसके साथ बनाता हूं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, तो यहां से दिख रहा है सर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है, एक x कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहां से एक x कॉमन हुआ, यहां से एक 2 कॉमन हुआ। आगे देखा सर, यहां से +3 कॉमन ले सकता हूं सर, तो मेरे पास x - 2 बचा रह जाएगा = 0। अब क्लियरली दिख रहा है सर, ये दोनों में भी ये वाला टर्म कॉमन है, तो इस ओवरऑल x - 2 को मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो मेरे पास यहां से 2x बचेगा और यहां से +3 बचेगा बराबर 0। तो मैंने क्या किया, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। अब बड़ी आसानी से यहां से मैं आपके जीरोस बता सकता हूं। क्या क्या बता दूंगा सर, तो x - 2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ गई यहां से 2, और दूसरा हो जाएगा सर 2x + 3 बराबर 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। यानी कि सर ये जो दोनों x की वैल्यूज आई हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, एक 0 है 2, दूसरा 0 है -3/2। नोट डाउन करें, कर लिया नोट डाउन? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब अपना फाइनल सवाल स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में श्रीधाचार्य रूल पे बात करेंगे। तो सवाल है -5 + x² + 2x। ये मेरे पास क्या है सर, सवाल है, क्लियर है। अब फिर से दिख रहा है सर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो x² + 2x, यहां पे -5 बराबर 0, क्लियर। अब यहां से मुझे सर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट करना है, यानी कुल मिला के इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू निकालनी है, यही मतलब है। तो यहां से जब मैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाने की कोशिश करूंगा सर, तो क्लियरली दिख रहा है x² वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 है। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे सर, तो 1 × -5 यानी कि -5 बन जाएगा। यानी कि सर -5 आया है, साइन को भूल जाएंगे, नंबर को उठाएंगे, नंबर आ रहा है 5। अब इस नंबर को मुझे अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करना है। क्लियरली दिख रहा है 5 एक प्राइम नंबर है, तो एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। कौन सा कॉम्बिनेशन सर, 5 × 1 का। और कोई कॉम्बिनेशन बना लोगे, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 1 × 5 बोलो, 5 × 1 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये मत बोल देना सर मैं 1 × 5 बोल दूंगा, दोनों एक ही बात है, क्लियर। अब सर मेरा ये मोटिव है, क्या मैं इस 5 और 1 की मदद से, क्या मैं इस 5 और 1 में प्लस और माइनस साइन की मदद से 2 बना सकता हूं? तो तुरंत आपका जवाब आएगा सर कि तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन तुम इस 5 और 1 में प्लस और माइनस साइन की मदद से कभी भी +2 नहीं बना सकते। तो क्या समझ में आया, फिर से स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स फेल हो गया, यानी इस सवाल में भी स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स काम नहीं किया, यानी इसके भी जीरोस निकालने के लिए मुझे श्रीधाचार्य रूल का ही सहारा लेना पड़ेगा। नोट डाउन करो, क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता इस लेक्चर के बाद स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स से रिलेटेड दिमाग में तुम्हारे रत्ती भर का भी डाउट रहा होगा। हर एक पॉइंट पे मैंने बात कर दी, हर एक चीज पे मैंने बात कर दी। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज होगी जो यहां पे छूटी होगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया आपको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स पे, यानी प्रीवियस वीडियो में तुमने सीख लिया कि कैसे अप्लाई करना है, और इस वीडियो में इतनी वैरायटी देख ली ना सवाल की कि पूरे दिमाग में क्लियर हो गए हो कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स कैसे काम करता है। फेल भी हो सकता है, वो भी हमने देख लिया 2 जगह फेल होते हुए, तो तुरंत श्रीधाचार्य पे जाना है। ऑब्वियस ही बात है 100% इफिशिएंसी का मेथड नहीं है,
तो लगाना एक तरीके से रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमने टाइम बर्बाद किया। एग्जाम में मान लो तुम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा के बनाना चाहोगे, और मान लो ऐसा सवाल आ गया, अब क्या हुआ तुम्हारे पास, तुमने यहां पे टाइम बर्बाद किया, तुमने इतने टाइम को बर्बाद भी कर दिया और उसके बाद भी तुम अब सवाल आगे नहीं बना सकते, तो अल्टीमेटली तुमको श्रीधाचार्य रूल का ही सहारा लेना पड़ा। तो इसी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को यहां पे कहता हूं कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और उसके जीरोस को निकालना हो तो वहां पे हमेशा अपने श्रीधाचार्य रूल का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि उसकी 100% इफिशिएंसी है। वो मेथड कभी फेल नहीं होता, हमेशा आपको रिजल्ट देगा ही देगा, गारंटेड। लेकिन जान के सब चलेंगे, हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहां पे किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में श्रीधाचार्य रूल पे बात करेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड पे किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।